अस्सलाम वालेकुम, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप देख रहे हैं पसे पर्दा और मैं हूं नादिया नकी। आज का एक अहम बयान जो कि शेख रशीद अहमद की जानिब यानी जो वफाकी वजीर दाखिला है उनकी जानिब से दिया गया, जिसमें अफगान सफीर की बेटी के मुबैना अफवाह के हवाले से उनका बयान था कि पूरी तफ्तीश करने के बाद उनकी तफ्तीश के मुताबिक यानी पाकिस्तान की तफ्तीश के मुताबिक ये कोई अगवा का केस नहीं है। बहुत उन्होंने डिटेल्स भी दी और अब तक बहुत सारी डिटेल्स सामने भी आई हैं कि कितने घंटों की सीसीटीवी फुटेजेस जो है वो देखी गई। 4 टैक्सी ड्राइवर्स जो हैं उनके भी इंटरव्यू किए गए, साथ में इंटरनेट इस्तेमाल होने का भी उन्होंने जिक्र किया। और उन्होंने सिर्फ एक बात ये कही कि इस एक केस के ऊपर अफगान सफीर और पूरे जो सिफारती अमले को वापस बुला लिया गया, ऐसा नहीं होना चाहिए था। उन्होंने आज भी ये कहा कि हम ये रिक्वेस्ट करते हैं कि अफगान सफीर वापस आए। इस तहकीकात के हवाले से तमाम चीजें उनसे शेयर भी की जा रही हैं और वो इसका हिस्सा भी बने। दासु डैम का भी उन्होंने जिक्र किया और कहा कि जो चीनी जो जो चाइना है वो बिल्कुल पुरएतमाद भी है, हमारा दोस्त भी है और मुतमईन भी है कि जिस किस्म की तहकीकात हमने दासू डैम के हवाले से या जो वाकया वहां पर हुआ था उसके हवाले से की है। साथ ही उनका ये भी कहना था कि पाकिस्तान के दुश्मन बहुत हैं, ये तमाम चीजें पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए की जा रही हैं। और उन्होंने फिर एक आजाद कश्मीर का भी जिक्र किया अपने इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जिसमें उनका कहना था कि मरियम नवाज साहिबा कह रही हैं कि हारने की सूरत में वो धरना देंगी तो धरना जितनी मर्जी चाहें दे दे, जीत जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की होगी और आजाद कश्मीर के जो इलेक्शन हैं उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही अपनी हुकूमत बनाएगी। दूसरी जानिब सिंध प्लान का भी आपने जिक्र सुना होगा। गुज़िश्ता रोज इमरान खान साहब ने सिंध की जो क़यादत है उनको इस्लामाबाद बुलाया था और ये भी कहा जा रहा है कि एक इसी तरह की एक बैठक जो है वो ईद के बाद होगी और उसके बाद सिंध में अंदरूनी सिंध के अंदर काफी जल्द से जुलूस भी किए जाएंगे और एक कोई सिंध प्लान है जिस पर अमल दरामद किया जाएगा, जिस पर भी बात कर लेंगे। अपने मोहतरम मेहमानों का तारुफ कराती चलूं। हमारे साथ हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड फारूक हमीद साहब, हमारे साथ है कौमी असेंबली के मेंबर हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आफताब जहांगीर साहब, आपका बेहद शुक्रिया फॉर जॉइनिंग अस। और हमारे सीनियर तज्जिया निगार कमर चीमा साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, आपका भी बेहद शुक्रिया। ब्रिगेडियर साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज करूंगी। ये जो मामला है अफगानिस्तान से रिलेटेड, स्पेशली अफगान सफीर की जो बेटी के अगवा के हवाले से जो अब बातें वफाकी वजीर दाखिला कह रहे हैं कि ये अगवा का केस ही नहीं है, पाकिस्तान को बदनाम करने की साजिश की गई है और इसी तरह से और बहुत सारे ऐसे दुश्मन हैं जो इस वक्त एक्टिव हैं। क्या क्या सिग्नल करता है ये अफगान सफीर और पूरे सिफारती अमले को वापस बुला लेना? क्योंकि शेख रशीद साहब ने कहा ना कि एक केस की बुनियाद पर इस तरह से सफीर को नहीं जाना चाहिए था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया नाजिर साहबा। बिल्कुल इसमें कोई इनका एक बड़ा डिज़ाइन है जो कि नज़र आता है, लेकिन अपना अफगान गवर्नमेंट की मैं बात कर रहा हूँ मे भी। और अफगान गवर्नमेंट की जब हम बात करते हैं, अशरफ गनी और उनके लोग जो हैं अफगान इंटेलिजेंस, ज़ाहिर बात है फिर हम इंडिया का उनके साथ नेक्सस है, उसकी भी हम बात करते हैं। एक इम्पॉर्टेंट ठीक है। बात की थी 2 दिन पहले, शाह महमूद कुरैशी साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा था कि हम कुछ मसलियत हैं जिनके तहत हम डिटेल्स जो हैं इस पूरे अफगान एम्बेसडर की बेटी के केस के हम डिस्क्लोज नहीं कर सकते। मैं फिर दोबारा कह, कुछ कंपल्शन हैं, कुछ मसलियतें हैं। इसका मतलब यह है कि इनको बहुत कुछ पता लग चुका है कि इसका कोई अगवा से कोई ताल्लुक नहीं था। 4 टैक्सीज इन्वॉल्व हैं, कितने टैक्सी ड्राइवर इन्वॉल्व हैं, इनको ये भी पता लग गया कि किसने मारा है। अपना मरगला हिल पे वो जो मोनाल रेस्टोरेंट है वहाँ पे जाना था। शाम को मोबाइल का फिर एक ड्रामा रचाया गया, मोबाइल भी मिला है, फिर खुद उसने जाके अपनी स्टेटमेंट भी रिकॉर्ड कराई। तो आई थिंक दे आर पीपल नो राइट। एग्जैक्टली व्हाट हैज हैपेंड। लेकिन मुझे लगता है कि ये इट हैज समथिंग टू डू विद द पर्सनल मामलात। एम्बेसडर की जो बेटी हैं, और अच्छा। हमारी आपको पता रवायत है कि हम इस किस्म की बातों को उछालते नहीं हैं और उछालनी नहीं भी चाहिए। ठीक बात है, अगर वो अफगान गवर्नमेंट की जिम्मेदारी बनती है, एम्बेसडर यहाँ पे हो, अफगान एम्बेसडर उनके साथ जाके ये सब कुछ शेयर कर देंगे, शेयर करेंगे हमारे फॉरेन ऑफिस वाले, हमारे आईजी जो पुलिस इस्लामाबाद के हैं कि सर एक्चुअली ये हुआ था, ये उसके सबूत हैं, इस तरह नहीं हुआ था। और आपको That's absolutely fine. देखिए तहकीकात और जो आपने बयानात का जिक्र किया, लेकिन what my question is, what does this signal? हम एक तरफ ओके, अफगानिस्तान के इस पूरे अमल के हवाले से बहुत कुछ कर रहे हैं, बट एक केस की बुनियाद पर पूरे सिफारती अमले को वापस बुला लेना, डू यू नॉट फील कि ये यस। बदएतमादी की इंतहाई मतलब उस मार्ग पे पहुंच चुके हैं जहां पर अब मतलब आई डोंट थिंक सो कि देयर इज एनीथिंग लेफ्ट बिटवीन द रिलेशंस। देखिए, आप इसको बदएतमादी कहें या आप इसको ये कहें कि
उन्होंने को अपना गुस्सा शो किया है और एक गुस्सा उतारा है। आई टेक यू बैक टू ताशकंद 5-6 years ago, जहाँ पे प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान और DGISI जब वो मीटिंग में थे विद अशरफ गनी एंड हिज डेलीगेशन, तो आपको भी याद है कि वहाँ खबरें क्या आई थी कि उनकी ठीक ठाक क्लास ली गई है। उनको बताया गया इन वेरी स्ट्रॉन्ग टर्म कि आप बाहर आ जाइए, आप लोग क्या कर रहे हैं अफगानिस्तान से बैठ के पाकिस्तान में, ठीक है ना। और उसके बाद इंडियन फॉरेन मिनिस्टर जो थे उनके साथ तो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने हाथ भी नहीं मिलाया, साथ वाले बंदे से हाथ मिलाया। और फिर इंडियन जर्नलिस्ट को जो उन्होंने वो कहा कि जनाब RSS की आइडियोलॉजी जो है मोदी साहब की, यही जो है अपना हर्डल है बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। मैं समझता हूँ कि जो वहाँ पे अशरफ गनी को आईना दिखाया गया है, और जाहिर बात है टेंशन तो ऑलरेडी बहुत है, तो ना सिर्फ उन्होंने इंडियन एडवाइस के साथ इसको बहाना बना के जो भी ये हुआ है अपने सफीर को और कुछ लोगों को रिकॉल किया, बल्कि अफगान ग्रुप्स के साथ जो इस्लामाबाद की मीटिंग थी उसको भी उन्होंने कहा कि जी इसको भी आप फॉर द टाइमिंग पोस्टपोन कर दें, कैंसिल करें, ये पोस्टपोन कर दें, कहते हैं ईद के बाद होगी, वो तो देखने वाली बात। वो एक्चुअली बड़े गुस्से में हैं कि दे बीन कॉट, यू सी। वो कोशिश कर रहे थे कि किसी तरह पाकिस्तान के बैकफुट पे लाया जाए। पाकिस्तान ने तो 3 हफ्ते पहले उनको 7 कंटेनर एज ए जेस्चर ऑफ गुडविल कोविड के इक्विपमेंट के और सप्लाईज के जो है वो भेजे थे। आप ये कह रहे हैं कि वो कोशिश कर रहे थे कि पाकिस्तान को बैकफुट पे लाया जाए। मैं यहीं से जरा गुफ्तगू को आगे बढ़ाती हूँ कमर चीमा साहब। इस पूरे सिनेरियो में अगर आप देखें जिसमें विफाकी वजीर दाखिला कहते हैं कि ये पाकिस्तान को बदनाम करने की साजिश की जा रही है। अब एक तरफ पाकिस्तान है जो मुस्तकिल अमन अमल के लिए कोशिशें कर रहा है, तालिबान को दोहा टॉक्स के लिए मजबूर किया और अभी भी उनका बहुत बड़ा इसमें अमल दखल है। बट सोशल मीडिया पर भी आपकी नजर से भी गुजरी होंगी, इस वाक्य को भी देखें, उस वाक्य को भी देखें कि जिसमें स्टेट टेलीविजन के हवाले से ये खबरें आई कि पाकिस्तान मुखालिफ कराने बकायदा जो है वो बजाए जा रहे हैं। सो मतलब हमारी पॉलिसी क्या है, वेयर आर वी स्टैंडिंग? एक साइड पे इंडिया है जो हमारा दुश्मन है और एक साइड पे अफगानिस्तान है जहां हम अमन की मुस्तकिल बात किए जा रहे हैं, लेकिन दूसरी साइड से क्या हो रहा है ये आपके सामने है। ये बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन है। इसको जरा इस एंगल से देखिए कि एक तरफ तो अफगानिस्तान के वाइस प्रेसिडेंट ने ये कह दिया अपने ट्विटर हैंडल पे, ये कह दिया कि पाकिस्तान की एयरफोर्स जो है वो अफगान एयरफोर्स को इंगेज कर रही है और तालिबान को कह रही है कि आप जो है वो टेरिटरी पे कंट्रोल करें, जो कि एक झूठ है जिसको अफगान फॉरेन ऑफिसर किसी ने कोई बात नहीं की। दूसरा, इसको बड़े अहम एंगल से देखें कि अफगानिस्तान उस वक्त पाकिस्तान का एक नेशनल टाइम वेस्ट कर रहा है, हमारा कौमी वक्त जाया किया जा रहा है, हमें इंगेज किया जा रहा है जब तालिबान अफगानिस्तान में टेरिटरीज कंट्रोल कर रहे हैं, हर रोज नए जिले वो ले रहे हैं और ये क्या कर रहे हैं कि ये हमारे साथ यहाँ पे गेम कर रहे हैं इस सेंस में कि जी अफगान एम्बेसडर की बेटी जो है वो अगवा हो गई है, जिसको हुकूमत पाकिस्तान ने कहा है कि अगवा नहीं हुई। ब्रिगेडियर साहब ने बिल्कुल सही कहा, बहुत सारे लोगों को नादिया पता चल चुका है असल में केस क्या है, लेकिन ये सेंसिटिव खातून का लड़की का मसला है और हम इस पर बात नहीं करना चाहते। हमारे इस्लामी मुआशरे में बहुत सारी चीजें तो पहले दिन ही समझ लग गई थी क्या हुआ है। और दूसरी अहम बात यह है कि हमारा जो नेशनल टाइम तो वेस्ट कर रहे हैं, ये नेशनल कौमी वक्त जाया कर रहे हैं। उनको यह है कि पाकिस्तान को इंगेज रखो। अब हो क्या रहा है कि दुनिया इस वक्त देख रही है अफगानिस्तान में क्या हो रहा है, और अफगानिस्तान को अगर आप देखें तो वो उधर ताशकंद में भी इन्होंने हमारे साथ ऐसे किया, उज्बेकिस्तान में, कि इमरान खान को स्पीच जो है वो अशरफ गनी और अफगानिस्तान के बारे में करनी पड़ गई। अफगान वाइस प्रेसिडेंट ने इंटरनेशनल हेडलाइंस की लेने की कोशिश की अबाउट पाकिस्तान। पाकिस्तान इस्लामाबाद के अंदर वो सारा टाइम अफगानिस्तान लेके जा रहा है और जो दुनिया देख रही है कि अफगानिस्तान में तालिबान टेक ओवर कर रहे हैं उसको कोई डिस्कस नहीं कर रहा। मेरा ख्याल है पाकिस्तान को ये जो अपीजमेंट की पॉलिसी है ना अफगानिस्तान के ऊपर टफ। राइट, आई अंडरस्टैंड। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं एंड आई वाज अबाउट टू कम ऑन दैट कि ये अपीजमेंट वाली पॉलिसी, पहले इंडिया के हवाले से हमारी पॉलिसी ये थी कि हम चाहते हैं आप एक कदम हम आगे आप बढ़ाएंगे तो हम 2 या 3 कदम आगे बढ़ाएंगे, और इसी तरह से अब हम अफगानिस्तान के हवाले से देख रहे हैं। तो हुकूमत की क्या पॉलिसी है, इस पे क्या नजरसानी की गई है, और ये जो साजिशों का हर वक्त जिक्र किया जा रहा है तो हुकूमत कर क्या रही है इन साजिशों को नाकाम बनाने के लिए, ये बात करेंगे आफ्ताब जहांगीर साहब राइट आफ्टर दिस वेरी शॉर्ट ब्रेक।
welcome back. We have with us Brigadier Farooq Hamid. We have Qamar Cheema with us. We have आफ्ताब जहांगीर साहब. बात हो रही है कि हमारे अगर इस कदर दुश्मन है और दोनों अतराफ से हमारे ऊपर, जैसे कमर चीमा साहब ने ब्रेक से पहले आफ्ताब जहांगीर साहब कहा कि हमें हमारा कौमी वक्त जाया किया जा रहा है, हमें मुस्तकिल इंगेज रखा जा रहा है और हमें अपनी इस अपीजमेंट की पॉलिसी को जो है वो तय करना होगा. कहाँ है हुकूमत, क्या पॉलिसी है अफगानिस्तान को लेके, क्यों हम इन चीजों का जवाब नहीं दे पा रहे? अभी भी हम यही कह रहे हैं कि हमें मिलकर काम करना है, हमें इस अमन के लिए अफगानिस्तान में सबकी शराकतदारी से हुकूमत बनवानी है. हमें ये नजर नहीं आ रहा कि दोनों अतराफ से पाकिस्तान को किस तरह से टारगेट किया जा रहा है और फिर ये भी बताया जा रहा है कि साजिशें भी खूब हो रही हैं और पाकिस्तान को बदनाम भी किया जा रहा है. सो व्हाट आर वी एग्जैक्टली डूइंग? बहुत शुक्रिया नादिया कि आपने अपने प्रोग्राम में मुझे मौका दिया. ब्रिगेडियर साहब और चीमा साहब को मेरा सलाम, और आज हज भी है, उसकी भी मुबारकबाद आप लोगों को. देखिए, बात ये है कि नादिया के जो अभी चीमा ने बात की, जो ब्रिगेडियर साहब ने भी बात की, कि ये इतना बड़ा इशू नहीं था. ये एक नॉर्मल एक इशू है, जैसे आम हालात में पूरी दुनिया के अंदर होता है कि कहीं ना कोई वाक़यात हो रहे होते हैं. पाकिस्तान में भी हो रहे होते हैं, कहीं अगवा हो रहा होता है, कहीं कुछ और हो रहा होता है. ये भी जस्ट ऐसे ही था. सिर्फ फ़र्क ये था कि ये सफ़ीर की बेटी थी, लेकिन इसने एक्ट जो किया वो एक नॉर्मल खातून की तरह किया. वो कोई अपने साथ सिक्योरिटी गार्ड लेकर नहीं गई, कुछ नहीं लेकर गई. इसका मतलब ये कि वो प्लानिंग के तहत गई थी और वो अपनी मर्जी से घूमती रही, चाहे 16 जुलाई कहीं जहाँ, कभी मरगला में, कभी इधर कभी उधर, इस टैक्सी में उस टैक्सी में. उसका मकसद कुछ और था. लेकिन हमने क्या किया, वो 4 दिन से हम इसको मुसलसल ख़बरों में लेकर आ गए. जैसे चीमा ने कहा कि अब हमारे पास और कोई मौजू नहीं रहा, हम एक उस खातून के सफ़ीर की बेटी को लेकर बैठ गए. देखिए, बात यह है कि ये इस वक्त पूरे दुनिया में और ख़ास तौर पर मौजू की नहीं है. आफ्ताब जहांगीर साहब का कलामी के लिए माफी चाहूंगी. देखिए, बात आपने कहा मौजू बनाकर इसको बैठ गए. यहाँ दिस इज अबाउट डिप्लोमेटिक रिलेशन. नहीं, वो आप नादिया मेरी बात, नादिया मेरी बात तो पूरी सुन लें. अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ कि बात ये है कि ये मौजू बना लिया हमने. हुआ ये है कि इस वक्त आप जो हालात देख रहे हैं अफगानिस्तान के, इंडिया के और चाइना के साथ, क्योंकि अभी वाक़या दासू का भी हुआ है, ये सारे बहुत सारे इंटरनेशनल वाक़यात हैं जो हमारे साथ लिंक है, डायरेक्ट हमारे साथ लिंक है. अच्छा, उसके अंदर उन्होंने क्या किया कि जो सफ़ीर साहब को इसलिए इस बहाने के ज़रिए ये एक बहाना बनाया गया और सफ़ीर साहब को यहाँ से मूव करके काबुल ले जाया गया, ताकि सफ़ीर साहब लोगों के सामने, मीडिया के सामने, प्रेस के सामने ना आ सकें, ना सवालात का जवाब दे सकें कि भाई वहाँ की सूरत हाल क्या है, क्या हो रहा है, क्या नहीं. क्योंकि ज़ाहिर बात है, जब किसी मुल्क के अंदर कोई इस किस्म के हालात होते हैं तो उसका सफ़ीर जो है या तर्जुमान जो है वो मीडिया के सामने आता है और बताता है. काबुल में तालिबान तेज़ी के साथ जो है वो काबुल की तरफ बढ़ रहे हैं अफगानिस्तान में, और वो लगता है किसी वक्त भी आपको ये खबर मिलेगी कि जी काबुल टेक ओवर कर लिया तालिबान ने. उस वक्त हमारी क्या सूरत हाल होगी? देखें, उस वक्त भी लास्ट टाइम भी ऐसे ही हुआ था, तो हमारे पास 30 लाख के करीब महाजरीन आ गए थे. हमने अब भी दोबारा, क्योंकि हमारे इतने ज़्यादा लिंक है उनके साथ, हमारी रिलेशन है, हमारी ज़ुबान है, हमारा लिबास है, हमारा मज़हब है, आपस में रिश्तेदारियाँ हैं, तो वो फिर दोबारा से वो एक इम्पैक्ट आएगा. लेकिन क्या है कि इसमें सबसे अहम रोल जो है वो हमें अदा करना है. बहसियत पॉलिटिशियंस, मुझे, मेरी ऑपोजिशन पार्टीज़ को अदा करना है. हम आपस की लड़ाई के बजाय, आपस की इलेक्शनों के अंदर एक दूसरे की मुखालफत करने के बजाय हमें एक प्लेटफॉर्म पर आना होगा और कम से कम फॉरेन पॉलिसीज़ के ऊपर, इस किस्म के बॉर्डर्स की सूरत हाल के ऊपर तो हमें बहुत सख्ती के साथ एक ही मौक़िफ़ के साथ पूरी दुनिया में जाना होगा, ना कि जिस तरह के हालात आपको ये बड़ी अच्छी बात आपने कही है, बहुत अच्छी बात कही. लेकिन आफ्ताब भाई, आप मुझे ये बताइए कि ये करेगा कौन? ये जो आपने जिक्र किया ना तमाम सियासी जमातों का, तमाम पॉलिटिशियंस का, और हमें बैठ के अपनी खारजा पॉलिसी पर बात करनी होगी, ये कब बात होती है? मैंने तो कभी नहीं सुना इस पर बात हुई. Being the government, you are more receptive. You have to take a step forward and call everybody in this, ताकि सबकी शराकतदारी हो ना फिर. अच्छा, देखिए नादिया, इसके अंदर अभी पिछले दिनों आपको पता है कि पूरी बुलाई थी हमारी सिक्योरिटी इदारों, उसने ब्रीफिंग भी दी है, सबको बुलाया भी है, सबको एक प्लेटफॉर्म पे भी लेकर आए. लेकिन मैं फिर ये कह रहा हूँ कि ये सबकी जिम्मेदारी, जहाँ मेरी जिम्मेदारी है बहैसियत हुकूमत के, वहाँ अपोजिशन की जमातों की भी जिम्मेदारी है. ना कि हम जो है कश्मीर में बैठकर जिस तरह के जलसे और जिस तरह की तकारीर हो रही हैं, ऐसा पेश किया जा रहा है कि हम एक दूसरे के जो है पत्नी मुल्क दुश्मन है, कश्मीर का सौदा कर दिया हमने, क्या कर दिया है. उससे हम इंटरनेशनल दुनिया के अंदर ये पैगाम दे रहे हैं कि हम खुद एक नहीं हैं किसी भी अपने मौक़िफ़ के ऊपर, है बहैसियत पाकिस्तानी. इस वक्त पीटीआई, नून लीग या पीपल्स पार्टी की बात नहीं हो रही, ये बात हो रही है मुल्क की सलामती की. इस वक्त अगर हमने आपस में संजीदगी का मुजाहरा नहीं किया
तो जो दुश्मन चाह रहा है हम उसके अंदर इन्वॉल्व होते जा रहे हैं, हालांकि हमें उनसे निकलकर अपनी। अच्छा, तो क्या बिल्कुल आपने सही कह रहे हैं, लेकिन आफ्ताब जहांगीर साहब, आज फरूख हबीब साहब की भी स्टेटमेंट आपने देखी होगी सर्किट हाउस से जो वो कर रहे थे, जिसमें उन्होंने ये कहा कि नवाज शरीफ ने मोदी की दोस्ती में न जाने और क्या क्या करवाया ऑपोजिशन के खिलाफ, वो जो जासूसी की सारी कहानी सामने आ रही है। ये भी कोई जिम्मेदाराना स्टेटमेंट है एक ऐसे पूरे माहौल में जिसमें आप खुद कह रहे हैं कि वी शुड नॉट बी डूइंग ऑल ऑफ दिस, बल्कि बहैसियत कौम वी हैव टू बी टुगेदर एंड कलेक्टिवली हमें बयान देना चाहिए है, क्योंकि कोई यहाँ पर इंडिया का दोस्त नहीं है। तमाम तर सियासी जमातें जो हैं वो पाकिस्तान के इंटरेस्ट के लिए हैं और पाकिस्तान के इंटरेस्ट में ही काम करती हैं। अच्छा देखिए नादिया, उसकी वजह ये कि जो फ़ारूक ने बात की है कि आप इस वक्त देख रही हैं कि इलेक्शन कैंपेन चल रही है आज़ाद कश्मीर के अंदर, और जिसमें इस वक्त इसमें जो नुमाइंदगी कर रही है अपोजिशन की जो सबसे बड़ी जमात है, जो दावेदार है और जिसकी वहाँ पे हुकूमत भी है, आज़ाद कश्मीर में लास्ट 5 साल उसकी हुकूमत भी है नून लीग की, वहाँ पर जो उसकी लीडर गुफ्तगू कर रही है वो ऐसा पेश कर रही है कि जैसे इमरान खान जो है वो आज़ाद कश्मीर का, वो कश्मीर कौस का दुश्मन है। तो उसके जवाब में अगर कोई पाकिस्तानी गवर्नमेंट का तर्जुमान जब ये बात कर रहा है तो वो उस पर उसको, हालांकि मैं ये कहता हूँ कि अगर वहाँ पर अपोजिशन को भी ये चाहिए कि संजीदगी के साथ अपनी जो तरजीहात हैं, जो उनकी प्रोग्रामात हैं कि हमने कश्मीर में क्या करना है, लोगों के लिए वेलफेयर का क्या काम करना है, उसकी तरक्की के लिए क्या काम करना है, उस पर गुफ्तगू करने के बजाय अगर हम एक दूसरे। बिल्कुल, और हाँ, ये सही कह रहे हैं। और इसी तरह प्राइम मिनिस्टर को भी चाहिए कि वो जाकर नवाज शरीफ का पोता क्या कर रहा है, इसके बजाय इसके बरक्स ये बताएं कि हमने क्या करना है। अच्छा, उस पर नादिया हम कर रहे हैं, हम बता रहे हैं कि हम नादिया ओके, बिल्कुल सही है, लेकिन ये स्टेटमेंट्स भी अपनी जगह है ना, यहीं से सारा गड़बड़ शुरू होती है। खैर, वी आर जस्ट गोइंग टू गो समवेयर एल्स। और जो ब्रिगेडियर साहब आपसे बड़ा अहम सवाल पूछना है, बी वेरी ब्लंट, लोगों के जहन में ये सवाल आ रहा है। पहले ईयू लैब का भी हमें बाहर से पता चलता है, अभी भी हमें बाहर से ये सारी चीजें पता चल रही हैं कि भारत किस तरह से इजरायली सॉफ्टवेयर के इस्तेमाल करके और यहाँ पे जासूसी कर रहा था ऑपोजिशन की, कैबिनेट की, जर्नलिस्ट की, बड़ी लंबी कोई एक फहरिस्त है। तो सवाल तो उठेंगे कि फिर हमारे इंटेलिजेंस के इदारे क्या कर रहे हैं? हर चीज हमें बाद में कहीं और से पता चलती है। Will they really have a very deep nexus over here? देखिए, मैं पहले एक क्विकली एक बात कहना चाहता हूँ कि आज़ाद कश्मीर के जो भी आप बात कर रहे थे, मुझे बड़ी तकलीफ हुई है जबकि पीटीआई के एक सीनियर मिनिस्टर ने वहाँ जाके अपना जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद को गद्दार कहा। हालांकि मेरा ख्याल है शायद उनकी तो वो उम्र भी नहीं होगी, उन्होंने तो देखा भी नहीं होगा जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो जिस तरह इमरान खान अभी आए थे, उन्होंने अपनी मूवमेंट चलाई थी। हमने तो सारा दौर देखा जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब का, फादर अपना बानी है हमारे न्यूक्लियर प्रोग्राम के। तो दैट वाज मैं कहता हूँ एक्सट्रीमली कंडेमेबल स्टेटमेंट जो कि अमीन गंडोपुर साहब ने की। और दूसरा, मरियम नवाज साहब ने आपने देखा है कल उन्होंने क्या बात की, आई वाज अमेज्ड। यानी कि आदत से मजबूर ये कन्विक्टेड खातून जाके बात कर रही है वहाँ पे कि ट्राइंग टू क्रिएट डिवीजन बिटवीन द टॉप मिलिट्री लीडरशिप एंड द जूनियर लीडरशिप, कि जनाब जूनियर लीडरशिप तो है वो तो हमें सलाम करती है, तो हमें सलूट करती है, पता नहीं वहाँ पे कौन सी जूनियर लीडरशिप इनको वर्दी में कहाँ पे मिल गए, क्या कर दिया। मतलब झूठ की भी कोई हद होती है। कहने का मतलब यह है कि बिल्कुल ये आपकी ऑब्जर्वेशन सही है। मैंने वो स्पीच सुनी थी, उन्होंने कहा था कि ये जो तासुर दिया जाता है कि फौज हमारे खिलाफ है या हम फौज के खिलाफ है, यहाँ पर इतने जो फौजी हैं लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर वो हमें सलाम करते हैं, वो ये वाली सारी बातें कर भाई बात सुने, लाइन ऑफ कंट्रोल पे क्या वो उन एरियाज में गई है जहाँ पे फोर्स डिप्लॉयड है, वहाँ पे उन्होंने तो जो 3-4 मेन जगह है वहाँ पे उन्होंने जलसे किए हैं। और अगर कोई फौजी वहाँ पे कहीं होंगे भी दाएं बाएं यूनिफॉर्म में, आपके ख्याल में आके वो मरियम नवाज को आके मिलेंगे? जस्ट नॉट पॉसिबल, ये अलाउड ही नहीं है, आप कर ही नहीं सकते इस तरह। तो देखें, ये बड़ी डेंजरस गेम उन्होंने कल फिर दोबारा खेली है। तो मुझे बताएं, इस किस्म की जब वो गुफ्तगू करेंगी तो उनको क्या उनके चेहरे पे रेड क्रॉस नहीं लगेगा तो और क्या लगेगा? बहरहाल आगे मैं चलता हूँ। देखिए, ये जो आपने बात, इसका मतलब रेड क्रॉस लग रहा है। एक मिनट, उन्होंने कहा कोई रेड क्रॉस नहीं है, ये प्रोपेगेंडा है, व्हिच मींस यू आर एंडोर्सिंग इट कि एस्टैब्लिशमेंट की जानिब से मरियम नवाज के चेहरे पे रेड क्रॉस लगाया गया। There has to be, there should be। एक कन्विक्टेड खातून है जो पाकिस्तानी फौज के अंदर डिवीजन क्रिएट करने की कोशिश करती है। तो आप मुझे बताएं, आप रुक जाए, मैं एक सिंबॉलिक बात कर रहा हूं, उन्होंने भी सिंबॉलिक बात की थी। रेड क्रॉस का मतलब ये होता है कि शी इज एन अनडिजायरेबल पर्सन। आप चाहते कि ऐसे खातून आए और वो पाकिस्तान की प्राइम मिनिस्टर बने?
जिसके ये व्यूज हों और उसके बाप के ये व्यूज हों जो उन्होंने किया पिछले 6 महीने में फौज की टॉप लीडरशिप के साथ, कमाल कर रही है आप। ये किस मुल्क में होता है इस तरह? कोई और मुल्क में लोग करके तो देखें, अपनी सिक्योरिटी एजेंसीज और फौज के खिलाफ बात तो करें। यू थिंक दिस इज एक्सेप्टेबल? टोटली अनएक्सेप्टेबल। अब मैं आगे चलता हूँ। ओके, अब देखिए, हाँ, अगर आज के टॉपिक पे आ जाए ना, जहां तक ये पिगासस की जहां तक बात है, ये आई एम श्योर हमारी सिक्योरिटी, देखिए टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है कि अब इंटेलिजेंस एजेंसीज, जो टॉप इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, दे हैव एक्सेस टू ऑल लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज। आई एम श्योर हमारे लोगों को भी पता होगा कि कौन क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा है। और इसमें ये उन्होंने ये कहा है ना कि ये इसराइली सॉफ्टवेयर कंपनी है। भाई इसराइलीज की तो एक बड़ी स्ट्रेटेजिक कोलैबोरेशन है, टेक्नोलॉजिकल कोलैबोरेशन है विद द इंडियंस। वो सारा जो कश्मीर में जो मूवमेंट चली है, उसमें तो आपको पता कश्मीर, ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन, ये तमाम चीज़ें ये जो इंडियंस करते हैं, ये सारी इसराइल की मदद के साथ, उनके कोलैबोरेशन के साथ ये तमाम चीज़ें वहाँ पे होती हैं, इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर में हो रही हैं। लिहाजा मुझे एक यहाँ छोटी सी ब्रेक लेने दीजिए। लेकिन आपने कहा कि हमारे इंटेलिजेंस के इदारे, उनके पास भी टेक्नोलॉजिकली दे आर वेरी यू नो लाइक अप टू द मार्क एंड दे मस्ट बी नोइंग एवरीथिंग अबाउट इट। मैं जरा कमर चीमा साहब से भी पूछूंगी कि उनके व्यूज इस हवाले से क्या है, बट राइट आफ्टर दिस वेरी शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक अमर चीमा साहब, बिकॉज दिस इज द लास्ट सेगमेंट। एक आफ्ताब जहांगीर साहब और ब्रिगेडियर साहब दोनों का फेवरेट टॉपिक जो है वो सीम्स टू बी नून लीग। हमारा टॉपिक कहीं और चला गया, बट कमिंग बैक टू यू नो वेयर वी स्टार्टेड, आपने अपीजमेंट के हवाले से कहा, अफगान पॉलिसी के हवाले से आपने जिक्र किया। मैं ये जानना चाहूंगी, क्या ये सवाल गलत है उठाना कि हमें इतनी साजिशें हो रही हैं, इस कदर जासूसियां हो रही हैं, पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए हाइब्रिड वॉर का भी बड़ा जिक्र है, हम क्या कर रहे हैं, हमारे इदारे क्या कर रहे हैं, हमारी इंटेलिजेंस क्या कर रही है? And do we get to know it like pretty late, and that too from outside? Yeah, we know all this and we have a system के जिसके थ्रू हम इस सब को बस्ट करने की भी पूरी कोशिश कर रहे हैं। देखिए, ये इसमें बड़ी अहम चीजें कुछ समझने की हैं, और वो ये है कि किस मुल्क ने कितनी इन्वेस्टमेंट की है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। उसी से आपका पता चल सकता है कि आप क्या आइंदा आने वाले थ्रेट्स को काउंटर कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। ब्रिगेडियर साहब बात कर रहे थे, हम वैसे बात करते हैं इंडिया और इसराइल का गठजोड़ है, बिल्कुल गठजोड़ है। हमारा कहाँ गठजोड़ होना चाहिए, ताकि हमें भी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आईटी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, जहां पे अब तो देखें, ये अब तो नादिया जमाना है, अब हम कहते हैं वेब आर्मीज, वेब ब्रिगेड्स की बात की जाती है। अब तो वो जो हार्डकोर टैंकों की लड़ाइयां वो अपनी जगह पे मौजूद हैं, लेकिन मेरा ख्याल है हमें एक बड़े पैमाने पे जो अपनी जो नेशनल सिक्योरिटी डॉक्ट्राइन है वो रिवाइज करनी चाहिए। मैंने एक आर्टिकल भी लिखा था जब ये कोविड आया था, क्योंकि अब जो गैर रिवायती सिक्योरिटी है वो बहुत बड़ा खतरा है, जिसमें आपने देखे एनवायरनमेंट है, या आपकी ये बीमारियां हो गई, टिड्डी दिल हो गया, और अब ये जो आपकी जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, यहाँ पे आपको बकायदा आपको जो चाइना है या अमेरिका है, उन्होंने तो अपनी फौजें की यूनिट्स बना दी हैं, जिनका काम वो ग्राउंड पे तो जाके लड़ते नहीं, वो यूनिफॉर्म पहन के एयर कंडीशन रूम्स में बैठ के वो दुश्मन का मुकाबला कर रहे हैं और अपना डाटा प्रोटेक्ट कर रहे हैं। आज के दौर में जितना लार्ज डाटा किसी मुल्क के पास बिग डाटा होता है, उसी तरह से उस मुल्क चलता है। हमारे पास देखें कोविड के लिए हमें कितना डाटा इकट्ठा करना पड़ा, इसी तरह ये डाटा कोई हैक कर सकता है, हम पे हमला कर सकता है। सो हमें अपने प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, बड़े बड़े नेशनल इंस्टीट्यूशन, स्टेट बैंक, हमारे बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस को प्रोटेक्ट करना भी नेशनल सिक्योरिटी में आता है। सो नेशनल सिक्योरिटी की डेफिनेशन बहुत ज्यादा बदल गई है, लिहाजा नई इन्वेस्टमेंट्स की जरूरत है, नए तौर तरीके की जरूरत है, नए रिजीम्स की जरूरत है। आई थिंक तभी जाके चीजें देख होंगी, और इसमें पार्लियामेंट को एक गाइडलाइन देनी चाहिए आर्म फोर्सेस को, हमारे जो लीडरशिप है उनको गाइडलाइन ये, हमें थ्रेट्स आने में हो सकते हैं, क्योंकि ट्रेडिशनल थ्रेट्स जो है वो नहीं रहे जो पहले हुआ करते थे। अब देखें ना, गुज़िश्ता रोज इसके ऊपर बकायदा बड़ी गुफ्तशुनीद हुई, एंड यू नो द हेड्स वर रोलिंग टू हैव डेवलप सम काइंड ऑफ एन ऐप जिसके अंदर कैबिनेट और ये सारे लोग हैं, ये उस ऐप के थ्रू जो है वो एक दूसरे से मुंसलिक रहेंगे और कोई भी इसको हैक नहीं कर सकेगा। आई थिंक दिस शुड हैव बीन डन लॉन्ग बैक।
एग्जैक्टली जी, ये देखिए, ये और ऑब्वियसली आपको अपने सर्विस बनाने पड़ेंगे, आप कहाँ पे आप बनाएंगे। ये देखिए, ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी देखिए, जिस तरह चाइनीज ने अपना ऑल्टरनेट आईटी अपरेटस डेवलप किया है, क्या हम वो कर सकते हैं? हम तो आज भी जो है वो बहुत सारा जो इक्विपमेंट है वो एप्पल का इस्तेमाल करते हैं, जो हमारे स्टेट इंस्टीट्यूशंस में इस्तेमाल होता है, हमारे वजीर आजम हाउस में और इन जगहों में होता है। तो जो आई क्लाउड पे चीजें चल रही हैं या वैसे जो चीजें चल रही हैं, वो तो सारी की सारी हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो मेरा ख्याल है कि बहुत बड़े पैमाने पे तब्दीलियां लाने की जरूरत है, और हमें अपनी जो इन्वेस्टमेंट्स हैं उनका जो रुख मोड़ने की जरूरत है उन जगहों पे, और नई इन्वेस्टमेंट्स करने की जरूरत है। सो ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट होने वाली है। हम देखते हैं कि हमारी रियासत इसको किस तरह सोचती है जी। ओके, आफ्ताब जहांगीर साहब, वेरी क्विकली जरा सिंध प्लान का मैं जरूर आपसे पूछना चाहूंगी कि सिंध प्लान के हवाले से ये क्या नया प्लान है जिस पर अब अमल दरामद होना होगा आफ्टर ईद? अच्छा देखिए नादिया, सिंध का कोई ऐसा ख़ास प्लान आप जो समझ रहे हैं या जहनों में कुछ है, तो वैसा तो कोई नहीं है जो लोगों के जहन में है। लेकिन क्योंकि जब सिंध का दौरा करता हूँ या सिंध के लोगों से मेरी मुलाकात होती है, तो उन्हें एक बड़ी कमी सी महसूस हुई कि प्राइम मिनिस्टर साहब का जिस तरह फ्रीक्वेंटली दौरा होना चाहिए सिंध का, इस तरह उनका राब्ता नहीं रहा सिंध के लोगों के साथ। तो जो सिंध की क़यादत है और भी जो लोग इंटरेस्टेड है पार्टी के अंदर आने के लिए, वो कहते हैं कि यार हमारा राब्ता बहुत महदूद है प्राइम मिनिस्टर से, तो इसलिए एक प्लान किया गया है कि जी आप सिंध में आए, सिंध के लोगों की जो शिकायत है उनको दूर किया जाए, और ताकि उनकी जो जो जेन्युइन मुश्किलात हैं जो वो सिंध हुकूमत से, पीपल्स पार्टी से हैं, और क्योंकि 18वीं तरमीम के बाद जिम्मेदारी क्योंकि पीपल्स पार्टी की है, तो इसलिए उनको जो जेन्युइन, जैसे हम कराची वालों को है, आपको आपको पता है बहुत बेहतर, आप रोज़ाना की बुनियाद पर इन चीज़ों को देखती हैं, तो जो शिकायत है तो वो उसको दूर करने की ज़रूरत है। तो हम चाहते हैं कि हमारी भी ये ख्वाहिश है कि प्राइम मिनिस्टर साहब जो आएँ, अपनी नज़रों से, अपनी आंखों से देखें कि सिंध की सूरत हाल क्या है, उसको कैसे हैंडल करना होगा। और जो लोग इंटरेस्टेड हैं, बड़े नाम में सुनने में आ रहा है, जैसे मेरे इल्म में तो नहीं लेकिन सुनने में आ रहा है मीडिया के थ्रू के कुछ लोग पीटीआई में शामिल होना चाहते हैं, तो वो क्या प्रोग्राम लेकर आएंगे, किस किस बुनियाद पर शामिल होना चाहते हैं, कि वो क्या चाहते हैं प्राइम मिनिस्टर से। तो जब ये सारी चीज़ें हैं, और क्योंकि अब जैसे आपको पता है सरदार अरबाब रहीम साहब भी शामिल हुए हैं, ये सिंध का एक बड़ा नाम है, साबिक वज़ीर आला रहे हैं, वे चीज़ों को बहुत अच्छी तरह जानते हैं, तो यकीनन इन सब ने एक बैठ के प्रोग्राम किया होगा कि जी हमें अब सिंध को किस तरह लेके चलना है, क्योंकि अगले 1 आध साल के बाद इलेक्शन ईयर है, और हमें पीटीआई को कैसे वहाँ मजबूत करना है, वहाँ के जो मसाइल हैं उन्हें कैसे हल करना है, अगर सिंध गवर्नमेंट उनको नहीं कर रही। हाँ, क्योंकि अभी तक जाहिर है कि जिस सूबे से आपको 14 के करीब पूरे कौमी असेंबली के मेंबरान हो और मसाइल वही के वही हो, यहाँ पर किसी किस्म का जो वादे थे वो अभी तक पूरे ना किए गए हों, तो फिर तो बनता है कि आप लोग आएं और जलसे करें और वापस से अपने ग्राउंड के ऊपर जरा, अच्छा नहीं नादिया, आपकी एक बात, नहीं नादिया, बात ये नहीं, बात ये कि हमें 14 सीटें दी, जिसका प्राइम मिनिस्टर को भी पता और हमें भी पता है, कि हमें भी इदराक है कि हमें 14 सीटें मिली, जिसकी बुनियाद पर हमारी हुकूमत बनी है। और ये मैं बरमला आप कहता हूँ, आपको पता है मेरी आदत का, मैंने इस पर कोई वो नहीं करता कि हमें जितना हमें इख्तियार दिए गए इससे ये बहुत कम है। जो तरक्याती काम आपने कहा दिए हमें करने के लिए, जो फंड दिए वो कम है, मसाइल बहुत ज़्यादा हैं। लेकिन कराची से आगे भी तो सिंध है बहुत बड़ा, क्योंकि हुकूमत जो है ना, सिंध के अंदर जो हुकूमत है वो करती है रूरल करती है, सिंध की जो शहरी इलाके वो हुकूमत नहीं करते सिंध के अंदर। तो लिहाजा जहाँ से आती है अर्बन एरिया से, जहाँ से जब रूरल एरिया से जब हुकूमतें आती हैं, तो वहाँ पे हमें ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत है, क्योंकि जब तक हमारे हाथ में सिंध की हुकूमत नहीं आएगी, हम ये समझते हैं कि हम जिस तरह डिलीवर करना चाहते हैं इस तरह डिलीवर नहीं कर सकेंगे। आफ्ताब साहब, आप समझते हैं कि सिंध के जो रूरल एरियाज हैं उसमें पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की वाकई जड़ें मौजूद हैं? बिल्कुल मौजूद है नादिया, इसमें मैं आपको बिल्कुल हकीकत बता रहा हूँ कि वहाँ मौजूद है। सिर्फ कमी ये थी कि जो हमारी मरकज़ी लीडरशिप है उसकी अदम तवज्जो की बुनियाद पर, देखिए हमें वहाँ पे कहीं कहीं जगह पे 70-70 हज़ार वोट पड़े, हमें पे सक्कर जैसे शहर में कहीं 30 हज़ार कहीं 40 हज़ार वोट पड़े हमें, तो वहाँ लोग मौजूद हैं। लेकिन अगर हमने उनको अब हुकूमत में आने के बाद भी निगलेक्ट किया है, मैं इसमें कोई दो राय नहीं है, अगर उसको दूर करने की ज़रूरत है, क्योंकि जब प्राइम मिनिस्टर आएगा तो फिर जो वुज़रा है उनका इंटरेस्ट भी उसकी तरफ होगा और वो लोगों की जो मसाइल हैं उनको हल करने की तरफ जाएंगे। चलिए, ये अच्छी बात है कि रियलाइजेशन है कि मरकजी क़यादत पीटीआई ने जो है वो अब तक अंदरूनी सिंध को, जहां से आपने कहा 70-70 हज़ार वोट भी पड़े हैं, उनको निगलेक्ट किया है, वो शिकायत है जिसकी बिना पे,
अब ये एक तरह से दोबारा से सिंध के अंदर मैं कुछ तेज कहता तर आप लोगों के रास्ते जो है। जी ब्रिगेडियर साहब 30 सेकंड्स है, इफ यू वांट टू जस्ट ऐड टू इट। या हाँ क्विकली, पहली बात तो ये है कि अब 13 साल हो गए जो सिंध की और खासकर कराची की जो हालत हुई है, अब थोड़ा बहुत कराची में हम देख रहे हैं ये काम कर रहे हैं, लेकिन बिलीव में बड़ा रात को एक दफ़ा नींद नहीं आती ये सोचते हुए कि क्या अगले इलेक्शन में फिर जो सिंध जो है विल गो बैक टू द पीपल्स पार्टी। पीटीआई हैज़ टू वर्क प्रोएक्टिवली। ये नहीं कि एक दो दफ़ा आपने विजिट किया इंटीरियर में तो काम बन गया, नहीं, बड़ा एग्रेसिव इनको कैंपेन चलाना पड़ेगा। नंबर एक, आपने पॉलिसी ऑफ अपीजमेंट की बात की थी। मैं समझता हूँ प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को चाहिए कि ये अमन 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 का जो एक मंत्रा लगा हुआ है इसको थोड़ा जरा लो की पे लेके जाए। ये नहीं हो सकता कि दुश्मन आए वो लाहौर में बम ब्लास्ट करे, दासू में आए हमला करे और चले जाए। देखें, हमें मैसेज ये भी देना चाहिए कि अगर हमें पता लग जाए कि दासू का हमला उन लोगों ने किया अफगानिस्तान के फलां की जगह से बैठ के, तो वी आर इन अ पोजीशन एंड वी विल हेड बैक। और ये नहीं मैं कह रहा हूँ कि हमको फौज भेजे, लेकिन बड़ी टेक्नोलॉजी पाकिस्तान के पास उन लोगों को हिट करने के लिए। इसी तरह अक्रॉस द पाक अफगान बॉर्डर अगर वहां पे कैंप्स हैं जहां से लोग अगर हमला करते हैं आके, तो हमें उन कैंप्स तक को भी हमें हिट करना चाहिए। हम इस वक्त बिल्कुल ये जो पीस की बात करते हैं, इट इज टेकन एज अ साइन ऑफ नेशनल वीकनेस। तभी दुश्मन जो है वो उसको ज्यादा हिम्मत उसमें आ जाती है कि भाई ये तो अमन वाले लोग हैं, इन्होंने क्या जवाब देना, जो हमला हम कर सकते हैं हम करते जाए, और ये तो बाद में ये कहेंगे इन्वेस्टिगेशन हो रही है, इंक्वायरी हो रही है। ऐसे नहीं होना चाहिए। लोग यही कहते हैं ये पॉलिसी फॉर अपीसमेंट एक हद तक होती है, लेकिन तो जब जरा ये हद से बढ़ जाए पॉलिसी ऑफ मामला। अपीसमेंट की जो आपने बात की है, से इमरान खान ने ये जी पॉलिसी तश्कील दी है और वही सब कुछ कर रहे हैं। डू यू नॉट थिंक कि इसमें जो हमारे नो सारी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है, दे ऑल हैव टू बी ऑन बोर्ड एंड दे शुड बी देन फॉर्मुलेटिंग दिस काइंड ऑफ पॉलिसी व्हिच यू आर लेकिन सेइंग। राइट, बट बात यह है कि प्राइम अब पिछले हम देख रहे हैं कि नाउ इट इज द प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान हु कॉल्स द शॉट। फौज और सिक्योरिटी इदारे अपने तौर पे नहीं कुछ कर सकते। मेरा ख्याल है दे हैव टू चलिए, तो बड़ी फॉलो द अच्छी बात है। गाइडलाइन। और बिल्कुल सही। अनफॉर्चुनेटली वक्त खत्म हो रहा है एंड आई हैव टू क्लोज द शो। बट ब्रिगेडियर साहब, आपने आखिर में बड़ी अच्छी बात कही है, वही बात जो कि कमर चीमा साहब ने कही थी। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। इंशाल्लाह फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।